नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज फिर से 67वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत एडिटोरियल टेस्ट सीरीज का अगला सेट लेके आए हैं, जो कि आगामी 67वीं बीपीएससी के अलावा सीडीपीओ, दरोगा, बिहार पुलिस सहित अन्य एग्जामों के लिए भी उपयोगी होगी। तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये एडिटोरिया का सेट नंबर 11 है। इससे पहले के 10 सेट चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पे जाके वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। फ्रेंड यहाँ मैं ऑप्शन को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आप चाहें तो वीडियो को रोक के अटेम्प्ट करते चलें, या फिर आप चाहें तो स्पीड बढ़ा के भी वीडियो को जल्दी में देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक कौन थे? तो ये देखिए कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, तो उस समय ये नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किए थे और वहीं से वह नेतृत्व किए थे। तो ये कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस दिन फेंका था? तो ये देखिए, ये फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। क्या हुआ रहा था उस समय? ट्रेड डिस्प्यूट एवं पब्लिक सेफ्टी बिल पे एक चर्चा चल रहा था, तो उसी के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में ये बम फेंक दिए थे। कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, और अपनी गिरफ्तारी भी दे दिए थे ये। और जब ये गिरफ्तारी दिए तो बम फेंकने के दौरान ये गिरफ्तारी दिए, लेकिन इन पे केस कौन चला था? केस चला था लाहौर षड्यंत्र का चला था इन पे केस, और जो कि 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे देवल गया था। कौन कौन थे? तो ये थे सुखदेव थे, राजगुरु थे और भगत सिंह थे। तीनों को फांसी देवल गया था 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? देखिए मंगोलों का जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? इल्तुतमिश के ही समय में हुआ था। होने लगा था 1200, जो कि 21 ईस्वी के लगभग में हुआ था। और मंगोलों का उस समय का नेता कौन था? चंगेज खां था। और अगर सबसे ज़्यादा आक्रमण की बात किया जाए तो ये सबसे ज़्यादा जो आक्रमण हुआ था ये अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा आक्रमण हुआ था मंगोलों का, और यही कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी अस्थाई सेना रखे थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी रखे थे। ठीक है, और इल्तुतमिश के समय में शुरू हुआ था, यानी मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश के समय शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुआ था ये टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1790 से 92 के बीच हुआ था। 1790 से जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था 92 में हुआ था, तो और उसी समय 92 में ये संधि हुआ था। ठीक है, इसके अलावा भी अगर बात किया जाए कि जैसे कि इससे जो पहले के युद्ध हुए थे, जैसे आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जो फर्स्ट हुआ था 1767 से 1769 तक हुआ था, उसमें मद्रास के संधि हुआ था प्रथम में। याद रखें, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब चला था? 1767 से शुरू हुआ था। बहुत ज़्यादा ये युद्ध इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप याद करते चले। 1769 तक चला था ये, और इसमें हुआ था प्रथम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था ये, और जो कि हुआ था इसमें मद्रास की संधि हुआ था। वहीं बात की जाए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये 1780 से 84 चला था, इसमें मंगलौर की संधि हुई थी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में तो वो फिर टीपू सुल्तान की वहाँ पर हारी हो गया था। ठीक है, तो आप नेक्स्ट देखते हैं, याद रखें ये भी। कहता है प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? देखिए नाम में लीलावती है, लेकिन ये गणित से संबंधित है। नाम में लीलावती है, और इनको किसके द्वारा लिखा गया था? तो भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया था। भास्कराचार्य की गणित की पुस्तिका है लीलावती। ठीक है, जिसकी रचना कब हुई थी? तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। बहुत ज़्यादा पुराना बुक है ये। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? देखिए दरोगा का जो पद था ना, टकसाल, और टकसाल जो अधिकारी होता था उस समय, जो कि दरोगा का पद के समकक्ष होता है। ठीक है, तो जो टकसाल जो होते थे वो क्या होते थे? जहाँ पर सोने चांदी जो छपता था, सिक्के ढाले जाते थे सोने चांदी का, तो वहीं का एक अधिकारी होता था जिसको दरोगा के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। यानी कि बात हो रहा है भारत पाकिस्तान बंटवारे का बात हो रहा है। तो देखिए ये क्या हुआ था?
ये बोले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल दिए थे। कब बोले थे? ये झुंझला गए थे एकदम, जैसे परेशान हो गए थे, क्योंकि जिन्ना के द्वारा किसी भी चीज़ में मतलब उसको सहमति नहीं बन रहा था। मुस्लिम लीग द्वारा बार बार हर हर फैसलों में गतिरोध उत्पन्न हो रहा था। यही कारण था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे झुंझला के एकदम बोल दिए कि नहीं, जिन्ना विभाजन चाहें या ना चाहें, हम विभाजन चाहते हैं कि देश का विभाजन हो। तो उसी दौरान ये बात बात बोले थे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए ये कब किया गया था? 1904 में किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय सर थॉमस रैले के अधीन किया गया था। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन 1905 में किया था। ठीक है, तो आप ये भी याद रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1904। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? ये देखिए ऑटोरम और टेलर थे जो कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताए थे 1857 ईस्वी के विद्रोह को। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो ये देखिए 1934 में जो हुआ था ये हुआ था पटना में हुआ था। और ये जो हुआ था प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में हुआ था। तो आप याद रखें जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में हुआ था 1934 में। और इसका जो अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। महासचिव थे जयप्रकाश नारायण थे। कहता किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था? तो ये देखिए जब असहयोग आंदोलन जब हुआ था 1920 में, तो गांधी जी ने ऐसा अनुमान लगाया था कि 1 वर्ष के अंदर में देश आज़ाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एम एन राय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पर बात हो रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो कि हुआ था कब हुआ था? एम एन राय के नेतृत्व में हुआ था और ये हुआ था ताशकंद में हुआ था। तो देखिए ताशकंद में जो हुआ था सितंबर 1920 में हुआ था। सितंबर 1920 में, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पर, देखिए अक्टूबर 1920 में हुआ था। अक्टूबर 1920 में हुआ था ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। लेकिन इसी का एक विकराल रूप कब देखने को मिला? दिसंबर 1925 में। दिसंबर 1925 में हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था इंडिया में, और ये हुआ था ताशकंद में 1920 में हुआ था, अक्टूबर 1920 में। लेकिन वही अगर बात किया जाए इंडिया में हुआ था तो कब हुआ था? ये हुआ था 25 में हुआ था, 1925 में हुआ था, दिसंबर 1925 में हुआ था। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बना था। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, आप कंफ्यूजन को दूर करें। नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने वर्ग में बांटा था? तो ये देखिए 3 वर्ग में डाला था, 3 वर्ग में बांटा था। 3 वर्ग में कौन था? एक वैसा थे जिनमें न अंग्रेजी का कोई ना हुकूमत था, न शासन व्यवस्था, कुछ भी नहीं था। और एक ऐसा था जो कि मराठों से जीत लेवल गया था, मराठों या मुगलों से जीता गया था। यहाँ पर अंग्रेज थी, ब्रिटिश का हुकूमत चला था। और एक ऐसा था जो कि डायरेक्ट ही मतलब ब्रिटिश के हुकूमत में था। तो इस तरह से 3 वर्गों में बांटा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस पर नीति थी? तो ये था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के परिणति था। कहता ना क्रिप्स मिशन क्या हुआ ना, क्रिप्स मिशन जब आया तो उनका जो बातों से लगा, इंडियन को लगा कि नहीं ये देश छोड़ने के पक्ष में नहीं है, देश को आज़ाद करने के पक्ष में नहीं है। यही कारण था कि भारत में एक विकराल आंदोलन करने का मतलब आइडिया बनावल गया, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में देखा जाता है। उसी के उपरांत भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और कब हुआ था? 8 अगस्त को हुआ था। 8 अगस्त 1942 को हुआ था। 1942 को हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था, तो याद रखें आप। नेक्स्ट देखते हैं। किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान शुरू किया था? तो ये देखिए सी राजगोपालाचारी थे। क्या हुआ था कि जब 1930 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, नमक कानून तोड़ा गया था, तो साउथ में भी जो एक थे सी राजगोपालाचारी जी, तो साउथ में यानी कि दक्षिण भारत में इसका नेतृत्व कर रहे थे। नमक तोड़ने के लिए तंजौर के तट पर एक अभियान संचालित किए थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? तो देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया गया था 1793 में लागू किया गया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरू किया था? तो देखिए सोम प्रकाश समाचार पत्र कौन किए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर शुरू किए थे। और इसका जो प्रकाशन कब हुआ था? तो 1858 में कोलकाता में हुआ था। 1858 यानी 1857 के क्रांति के बाद हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं।
गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसकी रचयिता है? तो ये है सरोजिनी नायडू की है। और सरोजिनी नायडू को ही स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, यानी भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। और ये स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो कि यूपी में बनी थी, ये भी याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं भारत के स्वतंत्र संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सत्याग्रह को देखिए, सत्याग्रह को लोकप्रिय कौन बनाए थे? तो ये महात्मा गांधी लोकप्रिय बनाए थे। और महात्मा गांधी द्वारा जो प्रथम सत्याग्रह को जो चलावल गया था 11 सितंबर 1906 को चलावल गया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ चलावल गया था। वहीं अगर इंडिया में बात किया जाए तो गांधी जी का सत्याग्रह प्रथम हुआ था बिहार में चंपारण सत्याग्रह के रूप में हुआ था, जो कि 3 कठिया प्रणाली के लिए हुआ था। तो याद रखें कौन थे? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया है? तो देखिए, विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था, लेकिन इसमें बहुत बड़ा योगदान किनका रहा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रहा, जो कि इसके लिए क्या किए वो विद्यासागर ने संस्कृत एवं वैदिक उल्लेखों से यह सिद्ध किया, मतलब लोगों में एक मैसेज दिए कि नहीं, विधवाओं का पुनर्विवाह की अनुमति मतलब देता है, वेद भी देता है। तो इस तरह से लोगों को कन्वेंस किए। तो इस तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी इनका बहुत योगदान रहा, जो कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। आप याद रखें 1856 में, जो कि किसके द्वारा शुरू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में शुरू हुआ, पास किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग नहीं थे, क्योंकि आपको याद रखना है 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किए, तो उस समय से अभी गवर्नर जनरल कौन थे? यही थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो इसलिए इन्होंने ही पढ़ के सुनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम मराठा पेशवा कौन थे? तो अंतिम मराठा पेशवा थे ना, बाजीराव द्वितीय थे। बाजीराव द्वितीय अंतिम मराठा पेशवा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी? तो देखिए, समानांतर सरकार तामलुक में हो गया था, सतारा में हो गया था, बलिया में हो गया था, यानी गोरखपुर में नहीं हुआ था सिर्फ। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं पॉलीगढ़ का विद्रोह कहाँ हुआ था? पॉलीगढ़ का विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, जो कि एक भूमि व्यवस्था से परेशान थे। और कब हुआ था? तो 1802 में हुआ था, ये भी याद रखें आप। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? मतलब जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसमें कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किए थे? तो ये किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। और इसी अधिवेशन में फिर गांधी इरविन समझौते को भी अनुमोदन किया गया था। और इसके साथ ही मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को भी स्वीकृति दिया गया था, यानी इसी अधिवेशन में। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक भारत में नव जागरण के प्रोग्राम का संबंध क्या है? नव जागरण प्रोग्राम कब माना जाता है? तो ये माना जाता है 19वीं शताब्दी के में, मतलब इसको शुरू किया जाता है। और भारतीय नव जागरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक भारत में खैरवार विद्रोह का संबंध क्या है? खैरवार विद्रोह का संबंध, तो देखिए, खैरवार विद्रोह या इसको सरदारी विद्रोह भी कहते हैं। खैरवार विद्रोह को क्या कहते हैं? सरदारी विद्रोह भी कहते हैं। सरदारी विद्रोह भी के भी नाम से जाना जाता है, जो कि ये क्या है, बिहार से ही संबंधित है, लेकिन ये वर्तमान में झारखंड में है। तो चूंकि झारखंड यहाँ ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम बिहार मानेंगे, बिहार में यहाँ पर है। इसका संबंध जिस समय हुआ था उस समय बिहार से ही लेना जाता था। और ये हुआ था कब? 1870 के दशक में शुरू हुआ था। खैरवार जनजाति बिहार के रोहतास एवं वर्तमान झारखंड के पलामू जिले में पाई जाती है। तो ये भी याद रखें। अनहैप्पी इंडिया के रचयिता कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया के रचयिता कौन है? ये है लाला लाजपत राय हैं। अनहैप्पी इंडिया के रचयिता लाला लाजपत राय हैं, जो कि अनहैप्पी इंडिया के जो रचना किए थे, तो कब किए थे? 1928 में कैथरीन की एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था मदर इंडिया, उसी के विरोध में ये किए थे। और याद रहे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ था? कि जब साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था, तो उसी के विरोध में लाठीचार्ज के दौरान इनकी मौत हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं डेनमार्क की कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो देखिए, ट्राम्बेकोर में किया था। ये डेनमार्क की एक कंपनी जो ट्राम्बेकोर में किया गया था, तंजावुर जिले में ट्राम्बेकोर में किया था। और कब किया था? 1620 में किया था। 1620 ईस्वी में स्थापित किया था। यानी डेनमार्क की कंपनी कब बना था? 1620 में किया था। और बाद में ये ब्रिटिश को अपना कंपनी बेच दिया था 1745 में। सभी कंपनी बेच दिए और यहाँ से फिर बढ़िया बिस्तर खत्म हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं, और लेकिन मतलब चाइना के साथ व्यापार करते रहे थे, लेकिन यहाँ पर सारी फैक्ट्रियों को ये 1745 में बेच दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? अब यहाँ पर बात की जा रहा है सत्य कथन के। तो देखिए, कह रहा है कि उसने विजयनगर साम्राज्य में सुल्लू वंश की स्थापना की।
नहीं, ये गलत है। उसने 1509 से 1530 तक शासन किया है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर सत्य कथन पूछा जा रहा है, सत्य कथन। और फिर क्या कहा जा रहा है, उसने विजयनगर के पास एक नया शहर बनवाया और एक बड़ा तालाब भी खुदवाया, ये भी सही है। यानी कि 2 और 3 बिल्कुल सही है। वहीं बात की जाए तो कृष्णदेवराय थे जो विजयनगर साम्राज्य में तुलुप वंश की स्थापना किए थे। यहाँ पर बात किया जा रहा है सुलभ वंश, जो कि गलत है। तो तुलुप वंश की स्थापना कौन किए थे, तो कृष्णदेवराय ने किए थे। ठीक है। और कृष्णदेवराय के समय तेलुगु साहित्य का एक नया युग प्रारंभ माना जाता है, ऐसा माना जाता है। जैसे कि उनके दरबार में कौन थे, बरबोसा थे, पायस थे, नूनी जैसे विदेशी यात्री भी मतलब शिरकत कर चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनावल गया। तो ये देखिए 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट आया था, इसमें बोला कि अब जो कर्मचारी जो ऐसे ही डायरेक्ट आ जाते थे, भर्ती किया जाता था, अब उनके प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर उसको भर्ती होगा। और साथ ही आपको ये भी याद रखें कि 1853 का जो चार्टर्ड अधिनियम आया था, उसमें क्या किया गया था कि जो यहाँ की जो गवर्नर जनरल के जो परिषद में जो विधायी शक्ति और प्रशासनिक शक्ति दोनों को कार्य को अलग कर देवल गया था। विधायी शक्ति अलग कर दिया गया था और प्रशासनिक कार्य अलग कर देवल गया था। यानी कानूनी कोई और देखेगा और बाकी जो वहाँ का आर्थिक होगा, बिजनेस होगा, वो कोई और देगा। तो इस तरह से दोनों को अलग कर देवल गया था। कब किया गया था, यानी कि 50-50 से थोड़ा सा हमको याद रखना है, 1853 का चार्टर अधिनियम में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया। तो देखिए हमको याद है कि 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली बार जनगणना हुआ था। लेकिन अगर बात की जाए एक नियमित जनगणना कब हुआ था, तो नियमित जनगणना का शुरुआत हुआ था 1881 में हुआ था। यहीं से लॉर्ड रिपन, यानी कि किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं तो हम ये मान के लिए शॉप है तो शॉप का उद्घाटन करते हैं तो इसको क्या करते हैं, एक रिबन बांध देते हैं और रिबन को काट के उद्घाटन करते हैं। तो उसी रिबन से हमको थोड़ा सा टेकी करके हमको याद आता है रिपन, लॉर्ड रिपन। तो याद रखें कि जो नियमित काम किया गया था रिपन के समय में किया गया था। कब, 1881 में जो नियमित जनगणना कार्य शुरू हुआ रिपन के समय हुआ, 1881 में हुआ। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि 1881 में भारत का पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, कहता है इल्बर्ट बिल कब पारित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर इल्बर्ट बिल जो पारित किया गया था रिपन के ही समय में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, तो 1883 में पारित किया गया था। और जिसके इल्बर्ट बिल के कारण ही बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। अंग्रेजों ने, अंग्रेजी जो सेना थे यहाँ पर, उन्होंने भी विरोध किए थे, अंग्रेजों द्वारा विरोध किया गया था। और यही विद्रोह को श्वेत विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और वहीं बात की जाए 1882 ईस्वी में, तो 1882 ईस्वी में ही रिपन ने हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा से संबंधित एक आयोग का गठन करवाया था, जिसको हंटर आयोग भी कहते हैं, जो कि शिक्षा से संबंधित पूछा जाता है। हंटर आयोग किससे संबंधित है, तो शिक्षा से। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है शिमला के संत के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये A.O. ह्यूम को जाना जाता है, शिमला के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ के थे, 1885 में, जो कि कांग्रेस का गठन का श्रेय जाता है, इन्हीं को जाता है। और ये कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के थे। इन्हें को शिमला का संत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है। तो देखिए नखास पिंड का आंदोलन क्या हो रहा था कि इसका जो संबंध है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हो रहा था 1930 में, तो हमको पता है कि उस समय नमक बना के कानून को तोड़ने का प्लान था। तो हर जगह पे क्षेत्रीय रूप में देखा जाता है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एक जगह है नकास पिंड। ठीक है। तो इसी जगह पे नमक बनाना तय हुआ और यहीं पर अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में कि मतलब जुलूस निकला, रैली निकला कि यहीं पे नखास पिंड के पास नमक बना के इस कानून को तोड़ा जाए। लेकिन पुलिस ने बर्बरता से इसको लाठीचार्ज करके दबा दिया था। ठीक है। तो यहाँ पर बात किया जाए बिहार के पर्सपेक्ट में नकास पिंड को अगर देखा जाए तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में स्थल रूढ़ राज्यों की संख्या कितनी है, यानी कितने ऐसे राज्य हैं जो कि मतलब बीच में लैंडलॉक की तरह है। तो ये है भारत के 5 राज्य ऐसे हैं। और ये 5 राज्य कौन कौन है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है, जिसका बाहरी सीमा किसी से नहीं लगता है इंटरनेशनल लेवल। नेक्स्ट देखते हैं, नीति दर्रा एवं माना दर्रा किस प्रदेश में स्थित है। तो ये है नीति और माना उत्तराखंड की है। नेक्स्ट देखते हैं, इन मैदानों को पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है। पश्चिम से पूर्व कह रहा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा रुहेलखंड का मैदान हो जाएगा, फिर हो जाएगा अवध का मैदान हो जाएगा, फिर हो जाएगा मगध का मैदान और फिर हो जाएगा मिथिला का मैदान। नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए कह रहा माही नदी किस खाड़ी में गिरती है, तो देखिए माही नदी जो गिरती है खंभात की खाड़ी में गिरती है, और ये निकलती कहाँ है, मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, और फिर ये कहाँ जाती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है और मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखें कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, तालचेर उड़ीसा किस लिए प्रसिद्ध है, तो तालचेर जो है ये कोयला कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। तालचेर जो कि कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर बात कीजिए कि कोयला की सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ है, तो कोयला देखिए झारखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में रिजर्व है, झारखंड में। लेकिन वही बात कीजिए कि अगर कोयला का प्रोडक्शन यानी कि सबसे ज़्यादा कोयला निकलता खनन कहाँ से हो रहा है, तो ये हो रहा है सबसे ज़्यादा जो खनन होता है ये उड़ीसा से हो रहा है। वर्तमान में भंडारण तो सबसे ज़्यादा वहाँ है, लेकिन खनन जो कहाँ रहा है, उड़ीसा में, सॉरी उड़ीसा नहीं, छत्तीसगढ़ में हो रहा है खनन। जो सबसे ज़्यादा देखिए सबसे ज़्यादा कोयला का रिजर्व कहाँ है, ये है झारखंड में है। लेकिन अगर बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा कोयला निकल कहाँ से रहा है, तो ये छत्तीसगढ़ से निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत में मतलब हिंदू कौन सा राज्य में है, यानी कि हिंदू वाइज परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या कहाँ है, तो ये है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। कितना परसेंट है, 95.17% लोग यहाँ के हिंदू हैं। ठीक है, वहीं अगर सेकेंड पोजीशन में देखा जाए तो उड़ीसा है, अगर थर्ड पोजीशन में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट देखते हैं, थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है, यहाँ बात की जा रहा है नहीं मिलती है, तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं मिलती है। इसके अलावा बिहार में मिलती है, उत्तराखंड में मिलती है, उत्तर प्रदेश में मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से जोबियन ग्रह या बाह्य ग्रह नहीं है, बाह्य ग्रह। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य है, तो हम देखते हैं सूर्य के बाद क्या होता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यहाँ से देखिए जी ये सूर्य है, तो सूर्य से 1 2 3 4 यानी ये वाला को क्या कहा जाता है, अंतःग्रह कहा जाता है। ठीक है, यानी आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और ये वाला 4 को, बाकी 4 को बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ से देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी मंगल क्या है, आंतरिक ग्रह में आ जा रहा है, बाकी बाह्य ग्रह में आ जा रहा है। तो यानी पे यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा अब ये क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। मंगल ग्रह जो है बाह्य ग्रह नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, तो ये हो जाता है क्या होता है, प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट जो होती है विश्व की बहुत बड़ी प्लेट है, और टोटल जो प्लेटें हैं, यानी ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी जो है टोटल 7 प्लेटों में विभक्त है, मतलब 7 प्लेटों में बांटा गया है। 7 प्लेट में कौन कौन हो जाएगा, जैसे यूरेशियन, पहला प्लेट यूरेशियन हो जाएगा, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट हो जाएगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगा, एवं प्रशांत प्लेट। तो प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय करती है। तो देखिए मान चलिए समस्त जो भी जल है ये पृथ्वी पर सबसे जो भी जितना भी जल है, तो इसमें 97% जो है, 97%, 97.25, यानी कि 97.25% जो है महासागर में है। वहीं बात किया जाए कि हिमालय में कितना है, तो हिमालय में 2.05% है, यानी जो बर्फ के रूप में है। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर बात किया जाए कि धरती में कितना संचित है जल, तो ये 0.68% है, जो कि धरती में समाहित है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है नामीब मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों में है, नामीब मरुस्थल। देखिए तो नामीब मरुस्थल का जो विस्तार है वो बेसिकली क्या है, अंगोला में भी है, नामीबिया में भी है, और दक्षिण अफ्रीका में भी है। नामीब मरुस्थल का विस्तार क्या है, तीनों में है इन लोग में। नेक्स्ट देखते हैं, करा बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर की पहाड़ी से पुरानी है, छोटा नागपुर की पहाड़ी पुरानी है। तो देखिए फ्रेंड क्या होता है कि हिमालय बिहार का जो सोमेश्वर श्रेणी है वो हिमालय श्रेणी का ही एक भाग है, और आपको पता है कि हिमालय श्रेणी सबसे नवीनदार पहाड़ है, यानी कि सबसे नया है। तो इसलिए ये क्या होगा, और टर्शियरी भू संरचना के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार का जो सोमेश्वर श्रेणी है वो इन सभी पहाड़ों से क्या है, नया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है बिहार में बलसुंदरी, कह रहा है बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। तो बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार दरभंगा में भी बलसुंदरी मिट्टी है, सहरसा में भी है, सारण में भी है, पूर्णिया में भी है, मधेपुरा में भी है, यानी कि इन सभी जगह में बलसुंदरी मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है किन शहरों को नदियों के किनारे अवस्थित का सही मिलान करें, मतलब जो भी जो नदी है उनके जो किनारे शहर है उनको मिलान करना है। तो देखिए छपरा जो है,
छपरा जो है किसके है, सरजू नदी के किनारे है। जहानाबाद क्या हो गया, धरदा नदी के किनारे हो गया। दरभंगा हो जाएगा बागमती नदी किनारे है। फतुहा हो जाएगा पुनपुन नदी किनारे। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर ले या फिर वीडियो को रोक के आप रिवाइज करते चलें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रागी या मड़ुआ उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो देखिए रागी उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान है। रागी या मड़ुआ उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। इसके अलावा अगर लीची और मखाना की भी बात करें तो बिहार प्रथम स्थान पे है। साथ ही जूट उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। जूट में 2 आता है तो दूसरा नंबर पे है, एवं सब्जी में तीसरा नंबर पे है ये। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की बात किया जा रहा है, बिहार तीसरा नंबर पे हो जाएगा सब्जी में। जूट में दूसरा, लीची आंवला मखाना में ये सब में हो जाएगा पहला नंबर पे। इसके साथ रागी या मड़ुए में भी पहला नंबर पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो बिहार के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करती है? यानी यूपी के सीमा से लगता है, तो कितना जिला हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टोटल 8 जिला हो जाएगा। यानी 8 जिला ऐसे हो जाएंगे जिसका सीमा डायरेक्ट यूपी से लगता है। जैसे को हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, गोपालगंज हो जाएगा, सिवान हो जाएगा, सारण हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। ये सारा जो 8 राज्य है यूपी के सीमा से लगती है। कहता है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला मगध प्रमंडल में नहीं आता है? मगध प्रमंडल में नहीं आ रहा है। तो देखिए मगध प्रमंडल में जमुई नहीं आएगा, बाकी शेखपुरा हो गया, अरवल हो गया, नवादा हो गया, ये सब मगध प्रमंडल का जिला है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? तो ये क्या है, 7.76%। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के जिले अवरोही क्रम में घटते क्रम में कौन हो जाएगा? अवरोही यानी घटते क्रम। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा कहाँ हो जाएगा, कैमूर में हो जाएगा, वन हो जाएगा। फिर हो जाएगा जमुई में, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सबसे ज़्यादा हो जाएगा कैमूर में हो जाएगा, फिर उससे कम होगा जमुई में, उससे कम नवादा में। तो ये तरह से इसका क्रम है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है राज्य धन विधेयक पर अपनी सहमति अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये देखिए अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? संसदीय जो शासन प्रणाली हुए थे सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावता किया जा सकता है। यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये केवल किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में ही किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? तो देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। अनुच्छेद 68 के क्लॉज 2 के अंतर्गत ये बोला गया है कि यथाशीघ्र चुनाव कराए जाने का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नियत नहीं है उपराष्ट्रपति के लिए, याद रहे। नेक्स्ट देखना हमको, कर छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ये किया गया है मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। ये छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए छठी अनुसूची में ऐसा प्रावधान है कि यहाँ का जो प्रशासन और नियंत्रण होगा वो इन्हीं लोगों के हिसाब से एडजस्ट होगा, वहाँ पर इन्हीं लोगों के द्वारा तय कर स्पेशल स्टेटस इन लोग को मिला हुआ है। तो हमको याद रखना है तमाम, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय। तो हमको एक थोड़ा सा ट्रिकी करते हुए याद रखना है तमाम, इन तमाम जो लोग हैं छठी अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान के शक्ति का स्रोत जनता में है? तो ये किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना से होता है, क्योंकि ये शुरू होता है हम भारत के लोग से शुरू होता है, पहली पंक्ति है हम भारत के लोग, तो इसलिए ये भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना से है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय की, देखिए कहता है, इसको फिर से देखते हैं, कहता है निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता था जो कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या द्वारा
उस रूप में मान्यता प्रदान कर दिया गया है। तो ये देखिए प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस की स्वतंत्रता था, ये अनुच्छेद 19 के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत उच्चतम न्यायालय ने इसको मान्यता दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो विशेषाधिकार समिति में कितना होता है? टोटल 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में रखा गया है? तो ये रखा गया है अनुच्छेद 267 के तहत। जो आकस्मिक निधि होता है वो कहाँ होता है? राष्ट्रपति के अधीन होता है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो ये होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी ही होता है जो कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 76 में इनका वर्णन है, अनुच्छेद 76 के तहत होता है। और ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। कहता है घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए यंत्र को क्या कहा जाता है? घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गायरोस्कोप कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कह रहा है। तो देखिए कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये बिल्कुल सही है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, ये भी सही है। समतल दर्पण में दर्पण की से बिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होता है, बिल्कुल सही है। कहता है समतल दर्पण से में बने प्रतिबिंब पर सर्व उत्क्रमण नहीं होता है, यानी कि कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो उल्टा नहीं होता, लेकिन उल्टा ऐसा होता है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। नेक्स्ट देखते हैं। तेल की सतह पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? तेल जो होता है जल की सतह पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से कम होता है। तेल का जो पृष्ठीय तनाव जो होता है वो क्या होता है? पानी से कम होता है, यही कारण होता है कि जल पे फैल जाता है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित को मिलान करें। तो देखिए जूल में मापा जाता है कार्य का, एम्पियर किस में होता है? विद्युत धारा मापा जाता है एम्पियर में, वाट होता है शक्ति का होता है, और वोल्ट होता है विभवांतर का होता है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट करके याद कर लें, या फिर एक बार वीडियो को रोक के देख लें। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? तो ये देखिए अपकेंद्रीय बल होता है। अपकेंद्रीय बल होता है तो याद रखें, देखिए अपकेंद्रीय बल और एक होता है विकेंद्रीय बल, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए अपकेंद्रीय बल क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, ये केंद्र से दूर के तरफ लगता है, यानी कि यहाँ पर इसका केंद्र है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो ये क्या होता है? केंद्र से दूर में लगता है, केंद्र से बाहर की तरफ लगता है अपकेंद्रीय बल। वहीं अगर बात की जाए विकेंद्रीय बल, तो ये क्या होता है? केंद्र की तरफ लगता है, केंद्र की तरफ लगता है। ठीक है, तो यही कारण है कि जब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम देखते हैं जब दूध को मथते हैं तो क्या होता है? अब केंद्रीय बल बाहर की तरफ लगता है, तो यही कारण है कि जो क्रीम के जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं? अब केंद्रीय बल के कारण बाहर की तरफ फेंका जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यही कारण है कि अब केंद्रीय बल का वहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? तो देखिए ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरी होता है, तो निर्वात में नहीं चल सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है बिजली चमकने से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें होती है अत्यधिक, क्या होती है? तो बिजली में विद्युत ऊर्जा होती है, यही कारण है कि आग लग जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग होता है? तो देखिए मंदक के रूप में जो क्या होता है, जनरली क्या होता है नाभिकीय रिएक्टर में, जो ग्रेफाइट हो गया और भारी जल हो गया, इसको हम मंदक के रूप में यूज कर देते थे, ग्रेफाइट को, और एक भारी जल भी होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो मॉडर्न जो नाभिकीय रिएक्टर आ गए हैं, जो आपके ज़माने में आ गए हैं नाभिकीय रिएक्टर, उसमें क्या होता है हम साधारण जल को भी डाल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, दोनों को नाभिकीय रिएक्टर में हम मंदक के रूप में यूज करते हैं, तो यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो देखिए लेजर का आविष्कार किया था थियोडर मैनन ने किया था, थियोडर मैनन ने किया था, लेजर का आविष्कार किया था। कब किया था? अमेरिकी वैज्ञानिक थे, 1960 में किए थे, जो कि एक रूबी क्रिस्टल से लाल रंग के लेजर निकल गया था 16 मई 1960 को, 1960 के रूबी क्रिस्टल से निकला था थियोडर मैनन, जो कि कहाँ के थे? अमेरिका के थे। नेक्स्ट देखते हैं। अल्फा किरणों निम्नलिखित अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं कह रहा है यहाँ पर। देखिए अल्फा किरणें ये एक धनावेशित कण होती है, बिल्कुल सही है।
ये विद्युत के क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है, ये भी सही है। कहता है ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये गलत है। कहता है इस वेग का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है, ये भी सही होता है। कहता है अल्फा कण धनावेशित कण होता है, ये जो होता है ना अल्फा कण, ये क्या होता है, एक धनावेशित कण होता है, ठीक है। और धनावेशित किरण होने के कारण ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाता है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देता है और इसका वेग 1/10 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करिए। परमाणु भार के अनुसार कह रहा है, तो ये हो जाएगा, देखिए परमाणु भार यहाँ बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में हमको देखना है। तो देखिए ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा, देखिए एल्युमिनियम हो जाएगा, लोहा हो जाएगा और तांबा हो जाएगा और चांदी हो जाएगा। यानी कि एल्युमिनियम से ज़्यादा लोहा का लोहा ज़्यादा, तांबा का तांबा से ज़्यादा चांदी का होता है। वहीं परमाणु भार किया जाए तो जैसे एल्युमिनियम के कितना होता है 27 होता है, लोहा का कितना होता है 55.8 होता है, और चांदी का बात किए, तांबा का बात किया जाए तो 63.5 होता है। वहीं बात किया जाए चांदी का तो 108 हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो एल्युमिनियम, लोहा, तांबा और चांदी। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कच्चे आम में क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका में पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में जैसे नींबू, आंवला, संतरा आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। ब्लीचिंग पाउडर में तो देखिए इसमें क्या होता है, ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और इसको भी क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी हो सकता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोल सकते हैं। और पीला रंग का ये चूर्ण होता है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग में किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में हमको जो यूज होगा वो कौन होगा, पॉलीएमाइड हो जाता है। पॉलीएमाइड का यूज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं। तो ये एक ऐसा बहुलक है जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट में निर्माण में ये काम देता है। यह एक सिंथेटिक फाइबर होता है, इसका ब्रांड नाम केवलर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो सूखी सेल में क्या होता है, जनरली जो होता है क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा इसमें पाया जाता है। सूखी सेल में क्या होता है, सूखी सेल में यहाँ क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। और यही रासायनिक ऊर्जा बाद में फिर विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है गन मेटल में कौन कौन सा अवयव रहता है। तो गन मेटल में देखिए कौन कौन रहता है। तो ये रहता है तांबा रहता है, जस्ता रहता है और टीन रहता है। गन मेटल में तांबा, जस्ता और टीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में मिलता है। तो ओजोन परत जो होता है समताप मंडल में पाया जाता है, और ये इसकी जो रेंज होता है लगभग 20 से 50 किलोमीटर के ऊपर एरिया में ये पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है उससे हम लोग को रक्षा करता है। नेक्स्ट देखते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात की जाए तो ये होता है तंत्रिका कोशिका, जो कि पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है। सबसे अधिक जंतु की बात किया जा रहा है तो लगभग जो 60% से अधिक जंतु जो होता है वो अर्थोपोडा संघ में ही पाया जाता है। अर्थोपोडा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, तो अर्थोपोडा जो संघ होता है, अर्थोपोडा में जो होता है वो कितना होता है 60% से भी प्लस जीव पाया जाता है। और कहता है पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख एवं जंतुओं की संख्या 15 लाख है। नेक्स्ट देखते हैं। जुगनू एक प्रकार का क्या है। तो जुगनू के प्रकार का कीट का परिवार से आता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है एपीफाइट, अधिफाइट। एपीफाइट अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं, मतलब निर्भर हैं तो किसके लिए हैं। एपीफाइट जो होते हैं वो क्या होता है, दूसरे पौधे पर उगते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। इसको हम कह सकते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। यानी कि क्या होता है, एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे पर उगते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया जाता है। ये पौधे ये जो दूसरे पौधे होते हैं पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पहली हो जाता है यकृत, लेकिन दूसरा की बात की जाए ये होता है पहला, लेकिन दूसरा की बात किया जाए तो क्या होता है, अग्न्याशय होता है। और अग्न्याशय को अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी यानी कि दोनों तरह के ग्रंथि होते हैं। इससे क्या होता है, हार्मोन एवं पाचक रस का स्राव होता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं इसको, बाह्यस्रावी ग्रंथि, दोनों इसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट देखते हैं।
हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? तो हेपेटाइटिस जो बी होने का मुख्य कारण है HBV वायरस होता है। HBV नामक ये वायरस होता है, विषाणु से होता है, लेकिन HBV विषाणु से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है साधारणतः ओरोमबैकी खरपतवार पाया जाता है। साधारणतः जो ओरोमबैकी खरपतवार है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है तंबाकू के जो जहाँ खेत होता है वहां पर बहुत ज्यादा पाया जाता है ओरोबैंकी खरपतवार। ठीक है, एक प्रकार का परजीवी किस्म का ये पौधा होता है। ठीक है, और इसके अलावा भी टमाटर और आलू के खेतों में भी देखा जा सकता है। कहता है जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जीव द्रव्य में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी जीने के लिए क्या ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। थोड़ा सा ट्रिकी करते हैं इसको। कहता है हक्सले ने इस हक्सले जो वैज्ञानिक थे इसको क्या बताया? जीवन का भौतिक आधार बताया था जीव द्रव्य को। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? एंजाइम का सक्रियता होता है किस तत्व के कारण होता है? तो ये होता है मैग्नीज के कारण होता है, यानी ये मेन। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जो होती है कहाँ होती है? तो ये होती है कोशिका द्रव में होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया में निम्न में से कौन सा सक्रिय रूप से भाग लेता है? तो रंध्रों को खुलने बंद होने में सक्रिय रूप से भाग लेता है पोटेशियम आयन लेता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? लिनोनेनिक अम्ल। लिनोनेनिक अम्ल मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल लिनोनिक अम्ल है। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए कि शरीर में ज़्यादा अधिक वसा हो जाने के कारण हृदयघात की संभावना भी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सोडियम को जल में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम जल में मिलाने पर क्या निकलती है? तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में GST से संग्रह में राज्य एवं वस्तु सेवा का भाग है तो कितना है? ये 52% है। GST से जो संग्रह है उसमें कितना है? 52% है। नेक्स्ट देखते हैं, बढ़ती आबादी के कारण खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से कृषि रोड मैप 3 के लिए कुल कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो कृषि रोड मैप 3 के लिए कितना किया गया है? 1.54 लाख करोड़ इतना रुपया खर्च करेगा। ठीक है, कृषि रोड मैप 3 को बनाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर याद रखें तो 3 तरह के कृषि रोड मैप तैयार किया गया था। प्रथम जो कि तैयार किया गया था जो कि 7 से 12 तक चला था, और द्वितीय चला था रोड मैप 12 से 17 तक, और तृतीय रोड मैप है जो कि 17 से 2022 तक है, यानी 17 से शुरू हुआ 2017 से शुरू हुआ और ये चलेगा कब? 22 तक चलेगा। ये बिहार के कृषि रोड मैप 3 है। इसके लिए कितना रुपया आवंटित किया है? 1.54 लाख करोड़ रुपये। ठीक है, तो आप याद रखें जो कि ये बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत 2019-20 में कितना है? बिजली खपत कितना है 2019-20 के डाटा के अनुसार कितना है ये? तो ये है 332 किलोवाट प्रति आवर, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत है इतना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और बिहार के पटना जिला में सबसे ज़्यादा सबसे कम खपत कहाँ है? तो शिवहर जिला में, ये भी याद रखें। और सबसे अधिक यदि जो खपत देखा गया है पिछले वर्ष की तुलना में तो शेखपुरा में सबसे ज़्यादा खर्च देखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है वित्तीय वर्ष 2021-22 के बिहार बजट में सर्वाधिक रुपयों की प्राप्ति कहाँ से होती है? यानी कि जो बजट आया था 2021-22 में बिहार का, उसके हिसाब से जो सर्वाधिक रुपये कहाँ से प्राप्त होता है? यानी तो ये देखिए कब कहाँ से होता है? तो ये होता है केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसमें जो राज्य का जो हिस्सा मिलता है उसी में सबसे ज़्यादा बिहार को रुपया वहीं से मिलता है। तो कितना मिलता है? ये 41% मिलता है, 41.73%। यानी कि बिहार को सरकार चलाने के लिए अगर 100 रुपये जरूरी है तो वहाँ से 41.73 रुपया केंद्र सरकार से मिलता है जो कि इसके हिस्से के रूप में। इसके अलावा केंद्र सरकार से सहायता अनुदान मिलता है 24.96%। वहीं राज्य सरकार के जो कर होता है टैक्स होता है उसमें 16.04% हो जाएगा। लोगों से ऋण कितना हो जाएगा? 14.56% हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। तो हमको उतना याद नहीं रखना, हमको मेन याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? तो केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी से आता है जो कि 41.73% हो गया, यानी 73%। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस वस्तु की कीमत कम होने पर उसके मांग में कोई वृद्धि नहीं होता है? तो देखिए, कोई वैसा चीज होगा जो जैसे उसमें मांग में वृद्धि नहीं होगा, तो ये होता है आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु में इसलिए नहीं होता क्योंकि जो आवश्यकता के अनुसार ही आदमी लोग खरीदता है। ठीक है। वहीं बात किया जाए तो आरामदायक वस्तु में लोचदार हो जाएगा, विलासिता की वस्तु में उच्च लोचादार हो जाएगा, यानी कि उसकी मांग उस तरह से ब्लैकिंग होने लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? अधिकतम हिस्सा किसका है? तो ये है दीर्घावधि उधार तक है, मतलब भारत के जो ऋण है उसमें दीर्घावधि उधार का मात्रा ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये किसका भाग है? तो सार्वजनिक खाता का भाग है। कहता है राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो सार्वजनिक खाता का भाग है। अब भारत में लघु लघु बचत कोष कब बना था? तो इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाते हैं तो क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से प्राप्त किया जाता है। कहता है प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, यानी कि प्रति व्यक्ति हमको आय निकालना है तो क्या हो जाएगा, जितना टोटल आय होगा बट्टा जितना जनसंख्या होगा, जनसंख्या को रख देंगे तो हमको प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। तो यानी कि इसके लिए हमको जरूरत क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों की जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो बिहार राज्य की विधानसभा में कितना चुना गया था? तो ये तीन गो को चुना गया था। ये टोटल 3 गो चुने गए थे, और यही कारण है कि बिहार में इसकी सदस्य सरकार नहीं बन पाया था। और बिहार में जो जीत हुआ था, बहुमत किसको मिला था? तो कांग्रेस को मिला था। लेकिन सरकार का गठन किसका हुआ था? इंडिपेंडेंट पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद यूनिस खान को का सरकार बना था। यानी कि कांग्रेस का भी सरकार नहीं बन पाया था। क्यों नहीं बन पाया था? तो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था कि कृष्णदेव जो श्री कृष्ण सिंह थे, उनको सरकार बनाने का ऑफर दिया गया था, लेकिन वो गवर्नर का आश्वासन नहीं मिला था कि हम उनके सरकार में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके कारण क्या हुए कि श्री कृष्ण सिंह सरकार बनाने से मना कर दिए। फलस्वरूप फिर इंडिपेंडेंट पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद यूनिस खान ने सरकार बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, पटना नगर निगम की गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो एक जो नेता है, कॉमेडियन नेता है, संजय मिश्रा अभिनेता है, उनको बनावल गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ये थे अशोक रुद्र एवं एएस मात्रे थे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे था? तो अशोक रुद्र एवं एएस मात्रे पे बेस्ड था। नेक्स्ट देखते हैं, और ये भी याद रखना है कि इसी समय चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना आया था उसी समय 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। और इस योजना के जो प्लानिंग योजना के जो उपाध्याय थे वो कौन थे? डीपी गाडलिस थे। डीपी गाडलिक ने तैयार किया था मतलब। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कहता निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचांक मापन के लिए आधार नहीं है? तो आधार नहीं है, कौन नहीं है? तो ये रोजगार को आधार नहीं है। कहता है गरीबी मापने के लिए यूएनडीपी जो द्वारा जो बहुआयामी गरीबी जो सूचांक प्रयोग किया जाता था उसके 3 गो मुख्य आधार होता था। कौन कौन होता था? शिक्षा होता था, स्वास्थ्य होता था और जीवन स्तर होता था। यानी शिक्षा के आधार पर होता है, स्वास्थ्य के आधार पर और जीवन स्तर के आधार पर होता था। बहुआयामी जो गरीबी सूचांक जो मापा जाता है उसके लिए कौन कौन पैरामीटर होता है? शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, जीवन स्तर होता है। रोजगार नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार इस वर्ष सबसे अधिक एफडीआई किस राज्य में आया है? कहता है एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ आया था? तो ये आया था सबसे ज़्यादा गुजरात में आया है। ठीक है, गुजरात में लगभग 37% एफडीआई आया है सबसे ज़्यादा। 27% दूसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया था? तो ये किए थे ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, अभी रिसेंटली इसका 7 साल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? अनुसूचित जनजाति है बिहार की सबसे बड़ी, तो कौन है? ये हो जाएगा संथाल हो जाएगा। संथाल बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है और इसकी जनसंख्या लगभग कितना है? 4.06 लाख है। बिहार में कुल 33 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, तो ये भी याद रखें। और 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 1.3% अनुसूचित जनजाति है। 1.3%। नेक्स्ट देखते हैं,
कहता है सरस आजीविका मेला 2021 किस राज्य में संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था यूपी में हुआ था। यूपी में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? नरेंद्र कृषि मंत्री जो थे, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन थे? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा हुआ था। नोएडा में हुआ था। सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सम्मेलन 2021 में किस भारतीय को प्रदान किया गया था? यानी कहता है सेरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सेरावीक सम्मेलन 2021 किस भारतीय को प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किस प्रविष्टि ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो ये कौन सी प्रविष्टि जीता है? तो क्राउन। क्राउन कहता है अमेरिकन टीवी श्रृंखला द क्राउन ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में 4 पुरस्कारों के साथ समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीता था। तो टोटल कितना मिला था? 4 पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास सजा देने वाले कानून को मान्यता दे दिया है? तो ये दिया है मध्य प्रदेश दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। और जो कि इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1 मार्च 2014 को हुआ था, इसका शुरू हुआ था। और 2021 में इसका थीम क्या है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। तो याद रखें। और तितली को शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन कहाँ बनाया गया है? तो देखिए आपको याद रखें कि कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो अभी तक चल रहा था, कहाँ चल रहा था? तो ये पटना में चल रहा था। ठीक है, लेकिन इसका प्रशासनिक जो इसका जो भवन है वो कहाँ बनाया जा रहा है? नालंदा में ही बनावल जा रहा है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, कोई याद रखना है नालंदा बनावल जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI ने 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है। LPAI को किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यानी LPAI जो आता है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये आता है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जो कहता है लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आता है वो किसके अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से कौन सी योजनाएं चलाए जाने की घोषणा किया गया है? यानी कि जो केंद्र सरकार का जो बजट आया है 2021-22 में वो कौन कौन सा चलाना है? तो देखिए फर्स्ट कहता है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये भी सही है। मिशन 2.0 ये भी सही है। जल जीवन हरियाली ये भी सही है। जल जीवन मिशन में यानी शहरी मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना ये भी सही है। तो यानी कि जो संघीय बजट आया था, केंद्र सरकार जो बजट आया था 2021-22 में, इसके अंतर्गत क्या है? इन सभी तरह की योजनाओं को चलाने का प्रावधान किया गया है, बात किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस टीके को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गया है? तो ये कौन सा टीका था? तो ये था न्यूमोकोकल वैक्सीन था। एक न्यूमोकोकल वैक्सीन था जिसको पूरे देश में लगाने की बात किया गया था। हालांकि इसका जो उपलब्धता था अभी 5 ही राज्य में किया गया है। और इसके थ्रू क्या हो जाएगा? हजारों मतलब हर साल जो हजारों बच्चे यानी कि बच्चों को जान बचाया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष के लिए लोकसभा में पेश किया गया था? तो ये किया गया था, जो बजट आया था कब आया था? 2021-22 में जो बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमन के द्वारा, तो वही ये बजट था जो पेपरलेस था, टैबलेट में लावल गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मूडीज रेटिंग के अनुसार भारत की GDP 2021-22 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो ये है 9.6% बढ़ेगी मूडीज के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? यानी जो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जो इंटरनेट यूजर कितना है भारत में? तो ये लगभग 77 करोड़ के लगभग में है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है, यानी कि ये वाला हो जाएगा अस्कीरो मोनेबो को भी दिया गया है, क्लास हॉसलमैन को दिया गया है और जियो जियो पेरेसी को दिया गया है। यानी कि जियो पेरेसी को भी दिया गया है। तो यानी कि जो भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला गया है वो 3 आदमी को दिया गया है। पहला अस्कीरो मोनेबो को दिया गया है, क्लाउस हासलमैन को दिया गया है और जियो जॉर्जी पेरेसी को दिया गया है। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा
1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता में कितने खिलाड़ियों का संबंध बिहार से है। कह रहा है ना कि टोक्यो जो पैरा ओलंपिक हुआ था इसमें कितने खिलाड़ियों का संबंध बिहार से है। तो बिहार से बेसिकली देखिए 2 खिलाड़ी थे, कौन कौन थे, तो अब याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैशाली जिला के थे प्रमोद भगत जो कि बैडमिंटन खेलते हैं, वो स्वर्ण पदक जीते थे। साथ ही इसके अलावा मुजफ्फरपुर के थे एक, कौन थे, जिनका नाम था शरद कुमार, तो वो भी कांस्य पदक जीते थे, वो कांस्य पदक जीते थे। जबकि बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीते थे जो कि वैशाली जिला से थे, तो याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है वैश्विक संरक्षण मानकों के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ अभियानों को मान्यता दिया गया है। तो ये दिया गया है, कितना दिया गया है, 14 को दिया गया है। वैसे तो देखिए भारत में कितना है, 52 को है, 52 है, 52 टोटल बाघ अभियानों की संख्या है। लेकिन अगर विश्व स्तर पर उसको मान्यता कितना है, यानी विश्व स्तर का जो मापदंड होना चाहिए उसके अनुसार वो कितना है, तो 14 है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किस राज्य का है। बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किसका है, तो ये देखिए अंतिम स्थान है वो उत्तर प्रदेश का है। वहीं अगर बिहार की हम अपना बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 13वां स्कोर आता है। इसका अंक था 4.65, यानी इसका अगर बिहार का अंक की बात की जाए तो 4.65 था, जो कि 10 अंकों में था, इतना स्कोर था इसका। और वहीं इसका बात किया जाए तो 13वां नंबर पे आता है। वहीं अगर बात किया जाए तो ये रिपोर्ट में किसके द्वारा जारी किया गया था, तो ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया था और ये इसका द्वितीय संस्करण था। अब प्रथम स्थान पे कौन है, तो ये इसमें महाराष्ट्र है, यानी महाराष्ट्र प्रथम नंबर पे है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के सही क्रम क्या है। यानी कि भारत में जो विदेशी पर्यटन आते हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा आता है तमिलनाडु में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद यूपी में। यानी कि टॉप पे कौन है, तमिलनाडु हो जाएगा, टैसे टॉप और टैसे तमिलनाडु, तो हमको ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन कौन से हैं। तो देखिए नए सदस्य में बांग्लादेश भी शामिल हुआ है अभी रिसेंटली, उरुग्वे हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात हुआ है, यानी कि यूएई भी शामिल हुआ है। ब्रिक्स बैंक है जो कि इसमें ब्रिक्स देशों द्वारा कौन कौन है, ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। इसका जो स्थापना कहाँ किया गया है, ब्रिक्स देशों द्वारा चाइना में स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं, वैसे इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया। तो देखिए इंग्लैंड के जो शहर है लिवरपूल को इसके सूची से हटा देवल गया है, क्योंकि यह मानव एक्टिविटी के कारण इसका जो मूल रूप था उसमें चेंजेस हो गया है, जिसके कारण यूनेस्को ने बोला है कि इसको विश्व धरोहर की जो सूची है उससे उसका टैग इसको हटा देवल गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं। तो 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है, रजनीकांत को दिया गया है, जबकि अगर 50वां का बात किया जाए तो 50वां अमिताभ बच्चन को मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो चीन ने कहाँ दे दिया है, तो यारलुंग जांगबो जो नदी है चीन का, वहाँ पर सबसे बड़ी बांध को मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है टी20 इंटरनेशनल में 3000 एवं आईपीएल में 6000 रन पूरा करने वाले एकमात्र बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो ये कौन है, विराट कोहली हैं, जो कि टी20 इंटरनेशनल में कितना 3000 रन, वहीं अगर बात की जाए आईपीएल में तो 6000 रन बना दिए हैं विराट कोहली। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, और जो कि 1995 वर्ग किलोमीटर का होगा, ये कितना होगा, तो 1995 वर्ग किलोमीटर का होगा ये एरिया हो गया। यह लेबरू अभयारण्य के अंतर्गत आता है, याद रखें लेबरू अभयारण्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ से है। कहता है चक्रवात जो तूफान आया था निवार के नाम से आया था, निवार जिसका नामकरण कौन किया था, ईरान ने किया था। ठीक है, तो इसका जो आया था कहाँ आया था, बंगाल के खाड़ी में आया था, तो हमको याद रखना है बंगाल के खाड़ी में आया था। इससे प्रभावित क्षेत्र कौन हुए थे, तमिलनाडु और पांडिचेरी हुआ था। ठीक है, और निवार का नामकरण कौन किया था, ईरान किया था, तो याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है वर्ल्ड सेफ सिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। तो विश्व का सबसे सुरक्षित शहर जो है ये कौन सा है, कोपेनहेगन है।
जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जो सेफ सिटीज का जो इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें कोपेनहेगन का जो नंबर 1 पे आता है, सुरक्षित शहर माना गया है कोपेनहेगन। ये कोई कहाँ का है? डेनमार्क का एक शहर है कोपेनहेगन। और नई दिल्ली का अगर बात किया जाए तो कितने नंबर पे है? तो वो 48वें नंबर पे है अपना नई दिल्ली, इंडिया का। नेक्स्ट देखते हैं, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो देखिए, रसायन विज्ञान में दिया गया है, किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है। देखिए, बेंजामिन वैसे भी एक केमिस्ट्री का एक वर्ड होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, बेंजामिन हम लोग पढ़ भी चुके हैं 10 क्लास के अंडर में। तो बेंजामिन लिस्ट को मिला गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। साथ ही मैकमिलन, हम लोग क्या होता है, कोई भी लैब में क्या होता है, मिलाते हैं कोई चीज़, तो हमको थोड़ा सा रिलेट करना उसी तरह से। तो बेंजामिन लिस्ट को दिया गया है डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया? तो ये देखिए, सन क्रीम को प्रतिबंध लगा दिया, कौन लगा दिया है? तो ये है पलाऊ। पलाऊ एक ऐसा देश है कि सन क्रीम जो कि जैसे धूप से प्रोटेक्शन के लिए जो लगाता है, उसको बैन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे प्रदान किया गया है? मैन ऑफ द मैच किसको मिला है? तो देखिए, ये इसको मिला था, केन विलियम्स को मिला था, सॉरी, काइल जैसिमन को मिला था। मैन ऑफ द जो मैच मिला था, किसको मिला था? काइल जैसिमन को मिला था। और ये कब मिला था? उसने मैच में 7 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को भारत के विरुद्ध 8 विकेट से जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ठीक है। तो काइल जैस्मिन को मैन ऑफ द मैच प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है भारत एवं ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया था? तो कोंकण में आईएनएस तबर ने भाग लिया था। आईएनएस तबर, जो कि कोंकण युद्ध अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है, तो उसमें ये भाग लिया था आईएनएस तबर ने। नेक्स्ट देखते हैं, कहता पुस्तक गीत गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडेसे के लेखक कौन है? कहता है पुस्तक गीत गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडेसे के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं। यानी कि जो पुस्तक है गीत गोविंद, उनके लेखक हो गए हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हो गए। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो सेट नंबर 11 का 140 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 10 क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल होते हैं। तो न्यूमेरिकल का हम अलग से इसके बाद सीरीज लेके जल्द ही आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बताएं कि अगर अगला वीडियो आपको कौन सा टॉपिक पे चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 होगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।